इस दिलचस्प एनालिसिस में आपका स्वागत है। जरा सोचिए 19वीं सदी के आखिरी दशकों के बारे में। विज्ञान का एक बेहद रोमांचक दौर चल रहा था। केमिस्ट्री और फिजिक्स की दुनिया में वैज्ञानिक लगभग हर भौतिक चीज को नाप रहे थे। हर चीज के बिल्कुल सटीक नियम बन रहे थे। लेकिन एक बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था, और वो था हमारा अपना दिमाग, हमारा मन। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठा, क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना को भी केमिस्ट्री या फिजिक्स के नियमों की तरह नापा जा सकता है? क्या हमारे दिमाग की भी कोई अपनी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी हो सकती है? आइए इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि शुरुआती मनोवैज्ञानिकों ने इस नामुमकिन सी लगने वाली खोज को कैसे शुरू किया। अब इस कठोर विज्ञान की दुनिया में कदम रखने से पहले एक काफी गहरा और दार्शनिक विचार समझना बहुत जरूरी है। यह विचार है इंट्रोस्पेक्शन का, जिसे हम हिंदी में अंतर्दर्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है भीतर देखना, मतलब अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं को, अपने थॉट्स को खुद ही ऑब्जर्व करना। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ अकेले बैठकर खुद के बारे में सोचने जैसा नहीं है, बल्कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझने की एक कोशिश है। और सच कहूं तो इसी अंतर्दर्शन ने उस नींव को तैयार किया जिस पर आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान की पहली वैज्ञानिक इमारत खड़ी होने वाली थी। भाग 1, संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म का जन्म। यही वो समय था जब साइकोलॉजी ने आखिरकार खुद को अमूर्त दर्शनशास्त्र से अलग किया और एक नियंत्रित प्रायोगिक विज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइंस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। और इस प्रायोगिक मनोविज्ञान की क्रांति के पीछे दो सबसे बड़े चेहरे थे। पहले थे विल्हेम वुंट, जिन्हें अक्सर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1879 में जर्मनी के लीप्सिग में मनोविज्ञान की सबसे पहली लेबोरेटरी बनाई थी। और दूसरे थे उनके एक बेहद मेधावी छात्र एडवर्ड बी टिचनर। टिचनर ने अपने गुरु के विचारों को और भी ज्यादा सख्त बनाया और इस विज्ञान को अमेरिका ले गए। वहीं पर उन्होंने इस नए तरीके को संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। सच में इस गुरु और शिष्य की जोड़ी ने ही मन को नापने की इस वैज्ञानिक क्रांति का बिगुल बजाया था। अब यहां टिचनर ने एक बहुत ही बुनियादी अंतर समझाया था, जिसे समझना काफी जरूरी है। देखिए, फिजिक्स और साइकोलॉजी दोनों एक ही चीज का अध्ययन कर सकते हैं, पर उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। फिजिक्स हमेशा स्वतंत्र अनुभव यानी इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस को मापता है। जैसे एक कमरे का तापमान 25 डिग्री है। अब कमरे में कोई इंसान हो या ना हो, टेम्परेचर तो 25 ही रहेगा ना। लेकिन साइकोलॉजी आश्रित अनुभव यानी डिपेंडेंट एक्सपीरियंस मापती है। मतलब जब कोई इंसान उस कमरे में अंदर आता है और उसे गर्मी महसूस होती है, तो वो जो गर्मी का एहसास है वो उस इंसान पर आश्रित है। और यही आश्रित अनुभव मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का असली विषय बन गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस आश्रित अनुभव को आखिर नापा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही खास तरीके की जरूरत थी। चलिए आते हैं भाग 2 पर, अंतर्दर्शन विधि यानी भीतर देखने की कला। यहां हम संरचनावाद की सटीक परिभाषा देख सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य था एक सामान्य वयस्क इंसान के दिमाग का अंतर्दर्शन के जरिए विश्लेषण करना। इसका मकसद चेतना यानी कॉन्शियसनेस को उसके सबसे बुनियादी तत्वों में तोड़ना था। जरा एक केमिस्ट के बारे में सोचिए। जैसे एक केमिस्ट पानी की एक बूंद को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही संरचनावादियों का मानना था कि अगर चेतना के इन छोटे छोटे परमाणुओं को खोज लिया जाए तो इंसानी दिमाग की पूरी बनावट को आसानी से समझा जा सकता है। और इस चुनौती को पूरा करने का एक ही रास्ता था, प्रायोगिक मनोविज्ञान। वुंट और टिचनर दोनों ही हेल्महोल्ट्ज और फेचनर जैसे शुरुआती भौतिक विज्ञानियों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उनका साफ मानना था कि दिमाग को सिर्फ आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए एक प्रॉपर, सख्त और कंट्रोल्ड लेबोरेटरी माहौल की जरूरत थी, जहां वैज्ञानिक तरीकों से इंसानी व्यवहार और अनुभव को परखा जा सके। लेकिन यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद भी था। वुंट का ध्यान मुख्य रूप से संश्लेषण यानी सिंथेसिस पर था। वो ये देखने में दिलचस्पी रखते थे कि कैसे दिमाग के छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक पूरा संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। लेकिन टिचनर का जुनून तो विश्लेषण को लेकर था। वो किसी भी जटिल अनुभव को तोड़कर उसके सबसे छोटे, अलग-थलग और परमाणु जैसे हिस्सों को देखने के लिए पागल थे। उनका संरचनावाद पूरी तरह से माइंड को टुकड़ों में बांटकर देखने पर टिका था। आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, चेतना का रसायन विज्ञान। संरचनावाद ने दिमाग की जो लिस्ट तैयार की वो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। ये सचमुच माइंड की केमिस्ट्री थी।
अपने उन सख्त प्रयोगों के बाद टिचनर इस नतीजे पर पहुंचे कि चेतना को 3 बुनियादी तत्वों में बांटा जा सकता है। पहला तत्व है संवेदनाएं, यानी सेंसेशंस, जैसे कि देखना, सुनना या सूंघना। दूसरा है प्रतिमाएं, यानी इमेजेस, जो हमारे विचारों और पुरानी यादों का हिस्सा होती हैं। और तीसरा सबसे अहम तत्व है भाव, यानी अफेक्टिव स्टेट्स, जैसे प्यार, गुस्सा, खुशी या उदासी। उनके हिसाब से दिमाग का हर एक जटिल अनुभव इन्हीं 3 तत्वों का एक मिश्रण है। बस इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स से पूरा दिमाग बना है। अब इन मानसिक तत्वों की अपनी कुछ खास खूबियां यानी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, गुण, तीव्रता, अवधि और स्पष्टता। लेकिन यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई। जो हमारे भाव या इमोशंस होते हैं ना, उनमें स्पष्टता यानी क्लियरनेस का गुण नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी किसी भावना, मान लीजिए अपने ही गुस्से या दुख पर बहुत सीधा और स्पष्ट ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो वैज्ञानिक नज़रिए से देखते ही वो इमोशन तुरंत वहीं गायब हो जाता है ना अजीब बात? और अब जो आंकड़ा हम देख रहे हैं वो उस जमाने के वैज्ञानिक जुनून को पूरी तरह दर्शाता है। 44,500, जी हाँ, 44,500 टिंचर ने अपनी लैब में अलग अलग सेंसेशन क्वालिटीज की इतनी लंबी लिस्ट बना डाली थी। दिमाग के परमाणुओं को खोजने की उनकी जिद इस हद तक थी कि उन्होंने खास तौर पर देखने और सुनने से जुड़ी संवेदनाओं के हजारों बुनियादी तत्व रिकॉर्ड कर लिए थे। सोचकर ही लगता है कि ये कितना थका देने वाला और ऑब्सेसिव काम रहा होगा। इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जरा सोचिए कि लैब के अंदर के नियम कितने सख्त रहे होंगे। चलिए देखते हैं भाग 4, इंसान मशीनों के रूप में। टिचनर की लैब में जो लोग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते थे, उन्हें आम भाषा में पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि अभिकर्मक या रिएजेंट कहा जाता था। अब जैसा कि हम जानते हैं, केमिस्ट्री में रिएजेंट वो पदार्थ होता है जिसे किसी रिएक्शन को चेक करने के लिए बीकर में डाला जाता है। टिचनर अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिटैच्ड और निष्पक्ष मशीनों की तरह मानते थे। उनका काम सिर्फ इतना था कि सामने आने वाले स्टिमुलस पर रिएक्ट करें और मैकेनिकली उसे रिकॉर्ड करें। अपने जज्बात को बीच में लाने की वहां कोई जगह नहीं थी। इन ह्यूमन मशीनों को एक खास गलती, जिसे उद्दीपक त्रुटि या स्टिमुलस एरर कहा गया, उससे बचने की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी। स्टिमुलस एरर का सीधा सा मतलब था किसी चीज को उसके आम नाम से पुकारना। मान लीजिए लैब में सामने एक सेब रखा है। अब एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर उसे कभी सेब नहीं कह सकता था। अगर उसने सेब कहा तो वो एक बड़ी गलती थी। उसे उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके बुनियादी तत्वों के रूप में डिस्क्राइब करना होता था, जैसे लाल, गोल और चमकदार। आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से मना था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतना सख्त और मशीनी तरीका लंबा चल सकता था? आइए आते हैं भाग 5 पर, आलोचनाएं और खामियां। यहीं से शुरू हुआ संरचनावाद का पतन। इस विचारधारा की सबसे बड़ी कमजोरियां जल्द ही दुनिया के सामने आने लगी थी। सबसे पहली दिक्कत थी व्यक्तिपरकता, यानी सब्जेक्टिविटी की। अलग अलग लेबोरेटरीज में जब एक ही एक्सपेरिमेंट किया गया तो नतीजे बिल्कुल अलग आने लगे। इसने इस पूरे प्रोसेस की ऑब्जेक्टिविटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। दूसरा पॉइंट ये था कि आलोचकों ने कहा कि ये इंट्रोस्पेक्शन तो है ही नहीं, ये रिट्रोस्पेक्शन है, क्योंकि जब कोई अनुभव होता है और जब उसे रिपोर्ट किया जाता है, उसके बीच हमेशा कुछ सेकंड्स का गैप होता है और उतनी देर में यादें थोड़ी धुंधली हो ही जाती हैं। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। अगर दिमाग का इतना बड़ा हिस्सा हमारी पूरी तरह से चेतना से बाहर है, तो सिर्फ कॉन्शियस होकर अंदर झांकने से पूरा दिमाग कैसे समझ आ सकता है? एक और बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शख्स बेहद गुस्से में है और वो अचानक वैज्ञानिक तरीके से अपनी ही गुस्से का अंतर्दर्शन करने की कोशिश करता है। अब होगा क्या? जैसे ही वो अपने गुस्से को एनालाइज करना शुरू करेगा, उसका दिमाग बढ़ जाएगा और उसका गुस्सा नेचुरली कम होने लगेगा या पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसीलिए रियल टाइम में अपनी कॉन्शियस स्टेट्स का अध्ययन करना लगभग नामुमकिन सा साबित होने लगा। और इस संरचनावाद पर आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार किया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने। गेस्टाल्ट के समर्थकों ने बहुत ही जोर शोर से यह तर्क रखा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस हमेशा एक यूनिफाइड होल, यानी एक संपूर्ण रूप में ही हमारे सामने आता है। उनका कहना था कि जब हम किसी अनुभव को जबरदस्ती छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो हम दरअसल उस वास्तविक अनुभव को ही मार देते हैं। जरा सोचिए, कोई मनपसंद धुन सिर्फ अलग अलग सुरों का एक ग्रुप थोड़ी ना है। वो सारे सुर मिलकर कुछ नया, कुछ जादुई बनाते हैं, जिसे सिर्फ टुकड़ों में तोड़कर बिल्कुल नहीं समझा जा सकता।
तो इतनी सारी आलोचनाओं के बाद क्या वो सब मेहनत बेकार गई? बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 6, पीछे छूटी विरासत। भले ही एक मुख्य विचारधारा के रूप में संरचनावाद समाप्त हो गया हो, लेकिन इसने मनोविज्ञान को एक बेहद कीमती तोहफा दिया, और वो थी वैज्ञानिक और प्रायोगिक परंपरा। उनके उस सख्त और रिगरस अप्रोच ने ही फ्यूचर साइकोलॉजी को दर्शनशास्त्र की छाया से बाहर निकालकर एक सच्चा विज्ञान बनाए रखा। एजुकेशन की फील्ड में भी इससे बड़ा फायदा हुआ, और सच बताऊं तो आज भी मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, या यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स से उनका एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए जो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, उनका मूल आधार यही पुराना अंतर्दर्शन ही है। दरअसल संरचनावाद ने एक ऐसा मजबूत टारगेट सेट कर दिया था जिसके खिलाफ आवाज उठाकर ही मनोविज्ञान की बाकी नई शाखाएं तेजी से विकसित हो सकें। और आखिर में ये पूरी दिलचस्प यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये ह्यूमन माइंड के अध्ययन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर हमारा दिमाग उस अनुभव को ही बदल देता है जिसे वो साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या एक सच्चा और 100% ऑब्जेक्टिव अंतर्दर्शन कभी भी संभव हो सकता है? क्या हम खुद को कभी पूरी तरह से समझ पाएंगे? मनोविज्ञान का यह रहस्य आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन की ऐसी ही गहराइयों से जुड़े और भी दिलचस्प विषयों पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी।